नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन नियमों की उड़ा रहे थे धज्जियां। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ब्लैक फंगस के खिलाफ तैयारियों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ी आम आदमी की कमर। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं बेरोजगार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा विधायक समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन नियमों की उड़ाई धज्जियां। जी हां दोस्तों, देश में अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा। वहीं लॉकडाउन के बावजूद कई जगह पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी भाजपा विधायक समेत 60 लोगों पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक शादी में शामिल हुए भाजपा विधायक महेश लांडगे समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये लोग शादी में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। 54 दिन बाद देश में कोरोना के सबसे कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1.27 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और इस बीच 2795 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ा है। हालांकि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्लैक फंगस के खिलाफ तैयारियों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछे 3 सवाल। जी हां दोस्तों, देश पहले से ही कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बाद देश ब्लैक फंगस की नई समस्या से जूझ रहा है। इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस फंगस के खिलाफ सरकार की तैयारियों को लेकर तीखे सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सीधे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार से पूछा। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है? मरीज को ये दवा मिलने की क्या प्रक्रिया है? और इलाज देने की बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है? बता दें कि राहुल गांधी लगातार महामारी में सरकार की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जीरो वैक्सीन नीति पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि यह नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की शून्य टीका नीति भारत माता के सीने पर खंजर का काम कर रही है और यह दुखद सच है। जिस तरह से देश में महामारी काल में बेरोजगारी अपनी चरम पर है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। जब देश को कोरोना की वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोवैक्सीन को दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। वहीं दूसरे विकसित देश उस समय वैक्सीन का भंडारण कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि ब्लैक फंगस से कर्नाटक में रविवार को 1250 नए मामले सामने आए थे, जिससे हड़कंप मच गया था। प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक मामलों में भी दूसरे नंबर पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ी आम आदमी की कमर। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को महेश व्यास ने बताया कि मई के महीने में बेरोजगारी की दर 12% तक पहुंच सकती है, जो कि अप्रैल में 8% पर थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिसका मुख्य कारण कोरोना की दूसरी लहर ही है। महेश व्यास के मुताबिक अब जब आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं, तो कुछ ही दिक्कत कम होगी, पूरी नहीं। धीरे धीरे हो पाएगी रिकवरी। महेश व्यास ने बताया कि जिन लोगों की नौकरी गई है, उन्हें दोबारा रोजगार काफी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो कुछ हद तक रिकवर कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है या अच्छी क्वालिटी की नौकरी है, उस क्षेत्र में वापसी में अभी वक्त है। बता दें कि मई 2020 में बेरोजगारी की दर 23.5% तक पहुंच गई थी। तब नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन इस साल जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तो धीरे धीरे राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदी लगाई और जो काम शुरू हो गए थे फिर बंद हो गए। महेश व्यास के मुताबिक अगर बेरोजगारी दर 3 से 4% तक रहती है, तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्मल मानी जाएगी।
CMIE की ओर से करीब 17.5 लाख परिवारों में सर्वे किया गया, जिसमें परिवार की इनकम को लेकर जानकारी ली गई। कोरोना काल में कई परिवारों की इनकम पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों के घेरे में केंद्र की वैक्सीनेशन नीति, खरीद से लेकर कीमत तक विपक्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, देश की वैक्सीनेशन नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को ही खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्यों को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात की। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र से तीखे सवाल पूछे गए हैं। केंद्र को सस्ती और राज्यों को महंगी वैक्सीन क्यों? राज्य वैक्सीन की ज्यादा कीमत आखिर क्यों दे? 18+ के टीके राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गांव में कैसे मुमकिन होगा? क्या नीति बनाने वाले जमीनी हालत नहीं जानते हैं? ये वो सवाल है जो सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आखिर सरकार की वैक्सीनेशन नीति है क्या, क्योंकि वैक्सीन खरीद के लिए राज्यों को एक दूसरे से कंपटीशन में लगा दिया गया। नगर निगम तक वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं। क्या यही केंद्र की नीति है? केंद्र सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीके खरीद रहा है। 45 साल से नीचे की आबादी के लिए टीके क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? 45+ आबादी के लिए तो केंद्र राज्यों को टीके दे रहा है, लेकिन क्या 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को राज्यों को भरोसे छोड़ दिया गया? राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि राज्यों को टीका मिल जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा? वैक्सीन की कीमत तय करने वाली कोई नीति भी साफ नहीं है। केंद्र को वैक्सीन सस्ती मिल रही है, जबकि वही वैक्सीन राज्य महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वैक्सीन की कीमत और वैक्सीन की खरीद दोनों पर केंद्र सरकार की नीति और सोच सवालों के कटघरे में खड़ी थी। सरकार की तरफ सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया वैक्सीन की उपलब्धता के संकट का सामना कर रही है, वैक्सीन बनाने वालों की कमी है। अगर कोर्ट वैक्सीन की कीमत निर्धारण के बारे में भी जांच करेगा तो इससे सप्लाई में रुकावट आएगी। वैक्सीन की अलग अलग कीमत वाले सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया कि उसने राज्यों और वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत की है और इस बात पर राजी किया है कि सबके लिए एक कीमत तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने भरोसा दिलाया और उम्मीद जताई कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को इस साल के आखिर तक टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं रुके, क्योंकि वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीन की खरीद और उसकी कीमत नहीं मुद्दा नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिजिटल डिवाइड की बात की है और ये पूछा कि इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए। कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाके में कैसे व्यवहारिक होगा? सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन झारखंड के किसी गांव का मजदूर अगर राजस्थान में है और वहां टीका लगवाना चाहता है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो ई कमेटी के चेयरमैन हैं, जो समस्याएं आती है उन्हें जानते हैं। नीति बनाने वालों को लचीला होना चाहिए, जमीनी हालात पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खरी बात हुई। वैक्सीनेशन में ग्रामीण इलाकों पर अब तक ध्यान नहीं है। 75% वैक्सीनेशन शहरी इलाकों में हुआ है। कोर्ट ने सरकार से उसकी नीति साफ करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार नीति में सुधार करे। अपनी कमियों को स्वीकार करना मजबूती की निशानी होती है और कोर्ट में ये सुनवाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। विदेश मंत्री जरूरी चीजों के इंतजाम के लिए अमेरिका गए थे, इसी से हालात की गंभीरता का पता चलता है। इसलिए अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे जो किसी बातचीत में रुकावट डाले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ की आलोचनाओं को लेकर बीजेपी में चिंता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फीडबैक अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। मीटिंगों का यह दौर संकेत देता है कि पार्टी कोविड संकट से निपटने को लेकर सीएम योगी की आलोचना को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे 2 बीजेपी नेता बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सोमवार से शुरू हुई फीडबैक ड्राइव के तहत उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी संगठन में महासचिव बीएल संतोष और सिंह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बीच सूत्रों ने उन सभी अटकलों का विराम लगा दिया है जिसमें चुनाव से पहले सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की बात कही गई थी। पार्टी के द्वारा जारी बयान के अनुसार दोनों बीजेपी नेता प्रदेश में कोविड काल के दौरान पार्टी द्वारा किए गए राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में योगी सरकार द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधियों के दावों पर जोरदार पलटवार किया जा रहा है। बताते चले कि कोविड काल में विपक्ष ने योगी सरकार के नाकाम होने के आरोप लगाते हुए दावा किया था प्रदेश सरकार के उदासीन बर्ताव के कारण दूसरी लहर में यूपी में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। एक तरफ नदियों में तैरती लाशें और किनारों पर दफनाए गए शवों का मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुका है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाता रहा है। सरकार का दावा है कोविड हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे नेताओं ने जिन मंत्रियों से मुलाकात की है उसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने पार्टी और सरकार द्वारा कोविड को लेकर किए गए कामों को और ज्यादा प्रचारित करने को लेकर चर्चा की। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक भाजपा विधायक ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनके जैसे विधायकों की वास्तव में कोई गिनती नहीं है और मीडिया को बहुत सारे बयान उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला बन सकते हैं। विधायक राकेश राठौर से जब सालों से बंद ड्रामा सेंटर को दोबारा चलाने के प्रयासों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विधायकों की हैसियत ही क्या होती है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली से लखनऊ पहुंची टीम को पंचायत चुनावों में हार के कारणों का भी आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में मिली हार को बेहद गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जिन इलाकों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा वहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह पार्टी के अच्छे संकेत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दवा सिलेंडर होर्डिंग केस, गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर खफा दिल्ली हाईकोर्ट, फिर से जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार पर ड्रग कंट्रोलर द्वारा दायर रिपोर्ट से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने इसमें शामिल कानूनी पहलुओं को देखा नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी जांच नहीं की गई है कि कैसे गौतम गंभीर फाउंडेशन आपूर्तिकर्ताओं से बड़ी मात्रा में दवा खरीदने में कामयाब रहा, साथ ही दवा खरीदने वाले व्यक्ति का ठिकाना क्या था और इतनी बड़ी मात्रा में आपूर्ति न करने के लिए डीलर के दायित्व का स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। दवाइयों की होर्डिंग से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप जांच नहीं कर सकते हैं तो बताएं, हम आपको हटाकर किसी और को यह जिम्मा दे देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि आप बताएं कि किस कानून के तहत इसकी इजाजत है, किसमें नहीं। इन दवाओं को इतनी बड़ी मात्रा में हासिल करने के लिए क्या जरूरी है, यह नहीं पूछ रहे थे कि कितने लोगों की जान बची। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक प्रीति तोमर को लेकर दायर रिपोर्ट पर संतुष्टि दिखाई है, जबकि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार से जुड़े पहलू पर ड्रग कंट्रोलर की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने दोबारा से जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट दरअसल उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा दवाई, ऑक्सीजन और कोरोना के इलाज के लिए जरूरी चीजों की होर्डिंग करके अपने अपने क्षेत्रों के लोगों में बांट रहे थे। इस तरह से दवाई और जरूरी चीजों की होर्डिंग कानूनी रूप से नहीं की जा सकती, यह गैर कानूनी है। इसीलिए कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन जो कंट्रोलर ने सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को क्लीन चिट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई कमियां हैं, केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कई सवाल पूछे। अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी और वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि साल 2021 के अंत तक देश की पूरी जनसंख्या को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लग जाने की उम्मीद है। इस पर कोर्ट ने अलग अलग कीमतों, वैक्सीन की कमी और गाँव में वैक्सीनेशन की समस्याओं पर सवाल उठाया। सरकार को इन मुद्दों पर 2 हफ्तों में जवाब देना है। सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी में अलग अलग कीमतों, वैक्सीन शॉर्टेज और धीरे धीरे रोल आउट को लेकर आलोचना हो रही है। इन बिंदुओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर केंद्र राज्यों को 45 से ऊपर वाले आयु वर्ग के लिए तो 100% वैक्सीन दे रहा है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए क्यों बस 50% सप्लाई कर रहा है। कोर्ट ने पूछा कि 45 से ऊपर की जनसंख्या के लिए केंद्र पूरी वैक्सीन खरीद रहा है, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए खरीद में बंटवारा कर दिया गया है। आयु वर्ग के लिए खरीद में बंटवारा कर दिया गया है। वैक्सीन निर्माताओं की ओर से राज्यों को 50% वैक्सीन उपलब्ध है, कीमतें केंद्र तय कर रहा है और बाकी निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। इसका असली आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, एलन राव और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने सरकार से पूछा कि आपकी दलील थी कि 45 से ऊपर के लोगों में मृत्यु दर ज्यादा है, लेकिन दूसरी लहर में इस वर्ग के लोगों में ज्यादा खतरा नहीं है। 18 से 44 के लोग ज्यादा संकट में हैं। अब अगर वैक्सीन खरीदने का लक्ष्य है तो सरकार बस 45 से ऊपर वालों के लिए क्यों वैक्सीन खरीद रही है? कोर्ट ने कहा कि सरकार ने राज्यों के लिए कीमत तय करने की जिम्मेदारी वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर क्यों छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा केंद्र को पूरे देश के लिए एक कीमत तय करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। बता दें कि 1 मई से लागू सरकार ने अपनी नई लचीली नीति में राज्यों को यह अनुमति दी थी कि वो अपनी जरूरत का वैक्सीन सीधे कंपनियों से खरीद सकते हैं। हालांकि राज्यों के लिए वैक्सीन की कीमत ज्यादा रहेगी, निजी अस्पतालों को और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छात्रों की जान जोखिम में न डालें, 12वीं की परीक्षा पर पुनर्विचार करें, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कोविड महामारी के कारण सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। केंद्र जल्द ही इस मामले पर अंतिम फैसला ले सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मुद्दे पर
छात्रों और अभिभावकों से फीडबैक लेने के बाद 3 पन्नों का पत्र लिखा गया है। उन्होंने लिखा, मैं एक बार फिर आपसे सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर पुनर्विचार करने और उनके छात्रों और अभिभावकों द्वारा किए गए सुझावों पर बहुत गंभीरता से विचार करने का आग्रह करती हूँ। यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में ढकेल दिया जाए जो उनके जीवन को खतरे में डाल दे। पूरी तरह से अनावश्यक है और अगर हम उन्हें उनके जीवन में इस कठिन समय में निराश करते हैं तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। उन्होंने आगे लिखा कि ये बच्चे भारतीयों की भावी पीढ़ी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के अंतिम वर्ष में पहले ही अत्यधिक दबाव का सामना किया है। अधिकांश वर्ष के लिए उनके स्कूल बंद रहे, दोस्तों के साथ सामान्य बातचीत जिन पर बच्चे पनपते हैं व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित रहे हैं। उन्होंने खुद कोविड-19 को अनुबंधित किया और कई लोगों ने इस त्रासदी और उथल पुथल में अपने प्रियजनों, परिवारों के सदस्यों और दोस्तों को खो दिया है। यह देखते हुए कि महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में अधिक विनाशकारी और दर्दनाक रही है, प्रियंका गांधी ने कहा कि इन पिछले कुछ महीनों में एक राष्ट्र के रूप में हमने सामूहिक रूप से जो अकल्पनीय दर्द झेला है वह संभवतः व्यक्तिगत और सामूहिक मानस पर अंकित होगा। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे जो कुछ भी देख रहे हैं उसे अलग कर दें और अपनी बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। हम उनके भविष्य के संरक्षक के रूप में उनकी मदद की पुकार सुनने से इनकार कैसे कर सकते हैं और उनके अनुरोधों को सुनने से दूर हो सकते हैं। हम उन्हें स्वेच्छा से ऐसी स्थिति में कैसे डाल सकते हैं जो संभावित रूप से खतरनाक और उनके लिए जीवन के लिए खतरा है। उन्होंने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों को भी संकलित किया है, जिसमें बताया गया कि अन्य देशों की तरह आंतरिक मूल्यांकन को महामारी के बीच एक छात्र की ग्रेडिंग का आधार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उग्र महामारी का वास्तविक भय और मनोवैज्ञानिक आघात बोर्ड परीक्षाओं के लंबे और तीव्र दबाव के साथ अवसाद, चिंता और पीटीएसडी जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ एम्स के डॉक्टर 1 जून को मनाएंगे काला दिवस, जाने मरीजों पर क्या होगा असर। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथ के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव की अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स दिल्ली ने यह घोषणा की है कि वे 1 जून को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने पत्र लिखकर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा भी की है कि इस दौरान वे मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टरों की देखभाल की खास जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से आयुर्वेद और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बीच वाक्य युद्ध जारी है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर रामदेव से यह कहा था कि वे माफी मांगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव से यह कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा की है उसे देखते हुए आपकी टिप्पणी उनके लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा था कि एलोपैथ के डॉक्टर ने न सिर्फ कोरोना बल्कि कई अन्य बीमारियों का इलाज भी किया है। एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का यह सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब कोरोनिल को बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बताकर लॉन्च कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें यह दवा सरकार के हस्तक्षेप पर वापस लेनी पड़ी थी। बाद में यह दवा इम्यूनिटी बूस्टर कहकर लॉन्च की गई है। उस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना विरोध दर्ज कराया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 7 साल, केंद्र बीजेपी की नीतियां बताने पहुंची थी बबीता फोगाट। घेराव कर किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने संभाले हालात। जी हां दोस्तों, रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने काले झंडे दिखाए तथा उनका जमकर विरोध किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भी बबीता फोगाट को यहां से निकाला। बबीता फोगाट केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर सरकार की नीतियां बताने एवं मास्क वितरण के लिए बिरही कला गांव आई थी। रविवार को भाजपा नेता एवं महिला विकास निगम की अध्यक्ष बबीता फोगाट बिरही कला पहुंची तो दर्जनों किसान, मजदूर और सामाजिक संगठनों ने कृषि बिलों के विरोध में बबीता की गाड़ी का घेराव किया तथा काले झंडे दिखाए। करीब 10 मिनट तक सैकड़ों लोगों ने बबीता का घेराव जारी रखा तथा जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया तथा बबीता फोगाट की गाड़ी को वहां निकाला। सांगवान खाप के प्रधान और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि बबीता फोगाट सैनिटाइजिंग के लिए आई थी, जिसका किसानों ने विरोध किया और आगे भी सत्तारूढ़ पार्टियों की किसी नेता के किसी भी गांव में आने पर इसी प्रकार विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बबीता फोगाट कृषि कानूनों को लेकर सरकार के पक्ष में बोल रही हैं। इस तरह वह केवल सरकार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती हैं। उनका कहना था कि उन्हें किसानों से किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है, जबकि देश भर के किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से किसान सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सरकार किसानों को डरा धमकाकर घर भेजना चाहती है, लेकिन किसान कृषि बिल रद्द होने के बाद ही घर जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांगवान खाप ने भाजपा व जसपा नेताओं का बहिष्कार किया हुआ है। अगर इन पार्टियों का नेता गाँव में आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। बताते चले कि फोगाट 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन अपना पहला चुनाव हार गई। बबीता को मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा 2020 में हरियाणा महिला विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
राहुल का पीएम पर हमला, वायरस के साथ एक आदमी के अहंकार ने देश की 97% जनता को गरीब बना दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक आदमी और उसका अहंकार प्लस एक वायरस और उसके म्यूटेंट्स। इसके अलावा उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए पोस्ट किया कि कोरोना के बाद देश की 97% जनता गरीब हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की दर दोगुनी हो गई है। हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास से पूछते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था एक और त्वरित सुधार कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, बीमारी बड़ी है तो सरकार कानून भी वापस ले ले, किसान लौट जाएंगे। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों के आंदोलन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के आरोपों पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर ऐसी बातें कही जो सरकार शायद सुनना नहीं चाहेगी। राकेश टिकैत ने आज कहा कि अगर बीमारी बड़ी है तो सरकार सोचे कि किसान यहाँ क्यों हैं। किसान यहाँ शांति से बैठे हैं और ये जाएंगे नहीं, ये हटेंगे। पहले सरकार काले कानून वापस ले। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।